आपकी बार लोकसभा चुनाव को लेकर छात्रों के बीच में क्या माहौल है? देखिए, छात्र इस बार सजग हैं, छात्र इस बार जागरूक हैं। अब उनकी खुद जमी जमाई है, यहाँ ठाकुरों का भी अच्छा खासा है, साथ में यादवों का सपोर्ट रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि साथ में इसमें थोड़ा सा परिवारवाद की थोड़ी सी बू आती है क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, और फिर उधर कांग्रेस ने भी उसके भी में भी बू आ रही है परिवारवाद की, क्योंकि उसमें और मेरा मानना है छात्र संघ रहता है तो बच्चों की जो समस्याएं होती है, किसी फैकल्टी में इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, बुक्स की कमी है, फैकल्टीज़ की कमी है, तो उसको लेकर के आवाज़ उठती है। नमस्कार। देश में चुनाव का माहौल जो है गर्म है, यानी कि पक्ष और विपक्ष आपस में काफी दावे कर रहे हैं। जैसे कि हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था 400 पार। आखिर छात्रों के बीच में क्या वो नारा, उनके बीच में क्या लगता है 400 पार हो पाएगा, या कहूँ 250 के आसपास रहेगा, या कहूँ वो आंकड़ा 200 के ही अंदर कहीं ना कहीं दब जाए? तो छात्रों के बीच में क्या कुछ है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारी मौजूदगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको इलाहाबाद सीट की समीकरण आप तक पहुंचा दूं। इलाहाबाद सीट से उज्जवल रमण सिंह, जो कि इंडियन गठबंधन की ओर से उनको उतारा गया है, और उज्जवल रमण सिंह दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार इलाहाबाद में 5 लाख पार है। यानी कि उज्जवल रमण सिंह दावा कर रहे हैं 5 लाख उनको वोट मिलने वाला है। और सबसे पहले आपको बता दूं, बीजेपी से नीरज त्रिपाठी है, जो कि नीरज त्रिपाठी भी क्या अपने दावे पर खड़े उतर रहे हैं, या कहूँ अपने सरकार यानी कि जिनसे टिकट मिला है बीजेपी के उपलब्धियों पर वो चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ लोगों के बीच में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में उनका क्या मूड है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, तो ये देख सकते हैं एक पेड़ है, इसी के छांव में बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं देवेश। अच्छा, ये बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या माहौल चल रहा है, यहाँ के छात्रों के बीच में राजनीति का क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है, और विश्वविद्यालय में तो राजनीति एक तरह से बंद कर दी गई है जो छात्रों के बीच होती थी। और जो देश में राजनीतिक माहौल चल रहा है, जाहिर सी बात है हर जगह उसकी गर्मा गर्मी का असर जरूर है, तो यहाँ पे भी असर है उसका कुछ। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसे कि बीजेपी वर्तमान सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार डेवलपमेंट यानी कि देश की जो इकोनॉमी है, चाहे अर्थव्यवस्था हो गई या किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन का काम हो गया, रोड का काम हो गया, वो बहुत हाई लेवल पे की है। महिला सुरक्षा की बात करती है और गरीबों के लिए बात करती है। क्या लग रहा है आपको, युवाओं के बारे में क्या सोच रही है सरकार? मेरा मानना है किसी भी चीज़ में मोनोपोली, चाहे वो मीडिया में हो, इकोनॉमी में हो, वो गलत चीज़ है। तो कहीं पे भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और जो मोनोपोली देश में धीरे धीरे बढ़ रही है, थोड़ी सी उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात रही हमारी यूनिवर्सिटी की, जहाँ तक बात रही, तो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ हैं, पर दिक्कत थोड़ी सी ये है, फंड की कमी है, फीस बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पर भी सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और एक बार इस पे सोचना चाहिए। अच्छा दिवेश जी, ये बताइए, एक सवाल काफ़ी ये चल रहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ जो कि चुनाव कराता था और आए दिन यहाँ से देश के हर एक कोने में नेता पैदा होते थे, या कहूँ राजनीतिक में पढ़े लिखे लोग जाते थे, लेकिन क्या छात्र संघ जो चुनाव होता था ये बंद होने से क्या कुछ प्रभाव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छवि पर पड़ी है? देखिए, छवि पर जब छात्र संघ था तब भी प्रभाव था, जब नहीं है तब भी एक जो यूनिवर्सिटी की छवि थी वो बरकरार है, पर वो हमने देखा पिछले 1 दशक से काफ़ी ज़्यादा छवि में गिरावट आई है। तो इसमें छात्र संघ का मुझे नहीं लगता कुछ खास लेना देना है, यहाँ की व्यवस्था का लेना देना है, जिसका ठीकरा छात्र संघ पे फोड़ा गया कि छात्र संघ की वजह से यहाँ की छवि, यहाँ की व्यवस्था खराब हुई है। और मेरा मानना है छात्र संघ रहता है तो बच्चों की जो समस्याएं होती है, किसी फैकल्टी में इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, बुक्स की कमी है, फैकल्टीज़ की कमी है, तो उसको लेकर के आवाज़ उठती है और फिर उस पर सबका ध्यान आता है एक बार। पर जब छात्र संघ है ही नहीं तो ध्यान कौन लाएगा? अगर कोई बच्चा अकेले सोचता है तो जाहिर सी बात है उस पर प्रशासनिक दबाव आएगा और वो चीज़ें दब जाएंगी। अच्छा दिवेश जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो अयोध्या के पास एक बस्ती जिला है वहाँ का। अच्छा, ये बताइए आपकी बार किसको वोट करने वाले हैं, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? नहीं, देखिए, मैं मुद्दा बता सकता हूँ पर वोट नहीं बता सकता किसको करूँगा। तो मुद्दे यही हैं, विकास किस तरह से हमारे देश में सड़कें बन रही हैं, सड़कों पर ध्यान जा रहा है, और मेरा मुद्दा ये भी है, बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है। तो सबको एक साथ लेकर के जो भी परफेक्ट कैंडिडेट लगेगा मैं उसको वोट करना चाहूँगा।
अच्छा, जैसे कि हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफ़ी आंदोलन होते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र करते हैं पेपर लीक को लेकर। आपकी नज़र में क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित पूरे देश में छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन केंद्र माना जाता है शिक्षा का इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ से काफ़ी ऐसे लोग पढ़कर आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की जब बात आती है, जब पेपर लीक होता है, छात्रों के बीच में किस प्रकार से छात्रों के बीच में आक्रोश नज़र आ रहा है? नहीं, अगर पेपर लीक किसी देश में हो रहा है तो ये इसको हम किसी त्रासदी से कम नहीं मान सकते। और पेपर लीक पूरी तरह से, पेपर लीक के बाद जिस तरह से सरकारें सख्त होती हैं, जिस तरह से वो एक्शन लेती हैं, जिस तरह के बड़े बड़े दावे ट्वीट्स होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं, खासकर बड़े नेताओं के जरिए। अगर केंद्र का पेपर लीक हो रहा है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके द्वारा। अगर किसी स्टेट में पेपर लीक हो रहा है तो फिर वहाँ के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री वगैरह द्वारा। तो जिस तरह से वो लोग सख्ती दिखाते हैं सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के बाद, मुझे लगता है अगर उसी तरह की कुछ सख्ती पेपर होने से पहले हो जाए तो पेपर लीक होने की नौबत ही ना है। तो हालांकि देखा आपने, दिवेश ने ये जरूर कहा कि पेपर लीक होने से पहले जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस सब चीज़ों पे लगाम लगाना चाहिए, नज़र पहले से रखना चाहिए, ताकि वो गरीब लोग, गरीब के बच्चे जो ऋण कर्जा लेकर यानी कि EMI पे पढ़ने आते हैं, काफ़ी ऐसी समस्या है, समस्या से जूझ कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के बाद हॉस्टल में रहकर, हॉस्टल नहीं हो पाता तो बाहर स्टेशनों पर रहकर ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं। सोचिए, ऐसे लोगों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, छात्र हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है आपकी बार लोकसभा चुनाव को लेकर छात्रों के बीच में क्या माहौल है? देखिए, छात्र इस बार सजग हैं, छात्र इस बार जागरूक हैं अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए। और बात हमारे छात्रों के बीच देखें तो रोजगार की ही बात चल रही है। जो पार्टी रोजगार की बात करेगी उन्हें हमारे छात्र वोट करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, यानी कि आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं? मैं पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया, अब यहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं। क्या कुछ 3 साल में अब तक सरकार के प्रति और यहाँ विश्वविद्यालय के प्रति क्या कुछ बदलाव नज़र आया कि वैसा ही है 3 साल में? देखिए, जहाँ तक बात करें कि विश्वविद्यालय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव और बिल्डिंग जो भी अंदर की बदलाव है, जैसे यहाँ पे भी पिछले जब से नई VC आई, वाइस चांसलर आई, तब से बहुत से प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हुई, बहुत से ऑफिस में बाबुओं की नियुक्तियाँ हुई, जिससे बहुत चीज़ें बदल रही हैं। कक्षाएँ अब रेगुलर हो रही हैं, लोग बच्चे आ भी रहे हैं। रिसर्च, जब प्रोफेसर की नियुक्ति होगी तो रिसर्च, जाहिर सी बात है, रिसर्च का पेपर लोग बढ़ जाएंगे। तो सब चीज़ों में बदलाव आ रही है। आज देख रहे हैं आंतरिक सुरक्षा भी बढ़ गया, अंदर कैंपस भी सुंदर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने गौरवान्वित इतिहास को प्राप्त कर लेगा। अच्छा, बात कर लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हटकर पॉलिटिक्स पे, क्या लग रहा है वर्तमान सरकार जिस प्रकार काफ़ी दावे कर रही है और जो विपक्ष है वो उन दावों को फेल बता रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपकी बार लोकसभा चुनाव पर इलाहाबाद की सीट से क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक मैं तो बिलोंग करता हूँ एक्चुअली बिहार से। अच्छा, बिहार से? मैं बिहार से हूँ, तो मुझे यहाँ की बहुत इतनी पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है कि इलाहाबाद में कौन से कैंडिडेट हैं और क्या लोगों का माहौल है। लेकिन जहाँ तक बात करें छात्रों के बीच में, मैं माहौल जान के जितना बता रहा हूँ, छात्र इस बार सजग हैं, छात्र इस बार अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो कैंडिडेट, जो भी पार्टी छात्र के हित की बात करेगी उन्हें वोट करेंगे, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। जो कैंडिडेट छात्र हित की बात करेगा उन्हें वोट करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब छात्रों ने अपना मूड बना लिया है, और किस रूप और मूड बनाया है ये सब आप सबके सामने है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसे। तो हमारे साथ एक महिला शक्ति या कहूँ नारी शक्ति हमारे साथ है, आइए इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए तो छुट्टियों का माहौल चल रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब छात्र प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, यानी कि घर वापसी पे है। अब 1-1.5 महीने बाद कॉलेज खुलेगा, तो कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुभी द्विवेदी। अच्छा, क्या ये बताइए यहाँ पर क्या कर रही है आप? यहाँ पे मैं मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ, BA इन मीडिया स्टडीज। मीडिया स्टडीज से? जी जरूर। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं झूसी की हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ। अच्छा, आप लोकल हैं, क्या माहौल चल रहा है प्रयागराज में चुनाव को लेकर? लोकसभा चल रही है, यहाँ 2 सीटें होती हैं, एक उधर फुलपुर साइड की होती है और एक शहर की होती है।
इलाहाबाद विशेष शहर की, तो उसमें वहाँ से प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया है नीरज त्रिपाठी को, जो कि पूर्व राज्यपाल के पुत्र है, उनका नाम है नीरज त्रिपाठी, और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे अधिवक्ता माने गए हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा किया है जो कि पढ़ा लिखा है। साथ में इसमें थोड़ा सा परिवारवाद की थोड़ी सी बू आती है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, और फिर उधर कांग्रेस ने भी उसके भी में भी बू आ रही है परिवारवाद की, क्योंकि उसमें उज्जवल रमण सिंह को प्रत्याशी किया गया, क्योंकि रेवती रमण सिंह के वो पुत्र रहे और वो पहले कांग्रेस में थे। अब उन्होंने कांग्रेस और सपा की गठबंधन से उनको उतारा गया है। आपने एक शब्द बोला कि नीरज त्रिपाठी पढ़े लिखे हैं। जी जरूर। तो क्या आपको ये भी मालूम है कांग्रेस से जो उज्जवल रमण सिंह है वो भी लॉ की पढ़ाई किए हैं, वकालत करते थे, वकालत के बाद पॉलिटिक्स में आए जैसा कि नीरज त्रिपाठी है, मालूम? जी हमको जरूर मालूम है, लेकिन नीरज त्रिपाठी के बारे में आप उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। उनको पता है उनके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत थी कि हाईकोर्ट ने उनको प्रस्तावित किया था जज बनने के लिए, बट फिर उनकी इच्छा ना थी, इस वजह से उन्होंने इस चीज को प्रस्तावित को कैंसिल करा दिया। अच्छा, ये बताइए क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है अब की बार प्रयागराज की जनता यानी कि बावन इलाहाबाद लोकसभा सीट से किसकी सरकार बनने वाली है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? अब मैं कोई तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ अनुमानित वही मैं कह रही हूँ, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकती, कोई मैं बहुत बड़ी क्या आता नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर में है कांग्रेस, और साथ में कांग्रेस सपा का तो गठबंधन है, तो यादव समाज का वोट और साथ में कांग्रेसियों का वोट जो सपा और कांग्रेस का है वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने वाला। और साथ में बीजेपी का क्या है कि जितने हाईकोर्ट संघ के लोग हैं, अधिवक्ता संघ, वो नीरज त्रिपाठी को जरूर देंगे, और बीजेपी के काम जो किए हैं उससे इलाहाबाद की जो जनता है वो खुश नज़र आती है, क्योंकि यहाँ की रोड चौड़ीकरण हो या डेवलपमेंट की बात हो या कुंभ पे इन्वेस्टमेंट करो, तो प्रयागराज को बहुत अच्छे तरीके से, साथ में स्वच्छता के लिए भी प्रयागराज में बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, तो इस वजह से दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहाँ तक कि मेरा मानना है। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस से बीएसपी ने रमेश पटेल को जंग में उतारा है या कहूँ दंगल पे लाया है, कहीं वो रमेश पटेल नजर आ रहे हैं कि सफाया है? सफाया की बात तो नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के रमेश पटेल जी को उनके समाज के लोग यहाँ पे जातिवाद समीकरण ज़्यादा चलता है, लेकिन ये गलत है अपने समाज के लिए। पर हाँ, उनको ऐसी बात नहीं कि सफाया है, पर हाँ वो कांटे के टकरों में इन दोनों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। अभी उन्होंने ऐसा जगह नहीं बना पाई। अब आगे आप खुद ही देखिए 24 तारीख को एक शब्द बोला जातिवाद का समीकरण। हाँ। आपको ये भी मालूम होगा कि इलाहाबाद 52 लोकसभा सीट पर इस पर भी जो ब्राह्मण है अधिक संख्या में है। बीजेपी ने भी तो नीरज त्रिपाठी को ब्राह्मण उतारा है, तो इससे पहले रीता बहुगुणा जोशी थी, काफी ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी ने जातिवाद किया। बात कह दी तो उज्जवल रमण सिंह जी को जब उतारा गया है, मैं देखिए मैं छात्र हूँ, मैं किसी भी पार्टी का कुछ कह नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि उज्जवल रमण सिंह को भी उतारा गया, जो कि उनके पिताजी पहले बहुत एक्टिव थे, और मुझे शायद याद नहीं, शायद वो सांसद या विधायक रह चुके हैं, मुझे अच्छे से पता नहीं, सांसद रह चुके, तो उनकी खुद जमी जमाई है। यहाँ ठाकुरों का भी अच्छा खासा है, साथ में यादव का सपोर्ट रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीरज त्रिपाठी जी की जो दूसरी पत्नी है वो यादव है और काशीराम यादव की बेटी रही है, तो इस हिसाब से उनके पास सारे समाज का वोट जाएगा, साथ में कांग्रेस और सपा पे जाएगा। ये तो यानी कि बीजेपी ने बढ़िया दांव खेला, यादव समाज का वोट और कहने का मतलब ब्राह्मण समाज का भी वोट जाने वाला है बीजेपी को। जी जरूर, साथ में अधिवक्ता संघ का भी वोट जाएगा, और साथ में यहाँ की जनता मेरे हिसाब से पूरा सपोर्ट करेगी बीजेपी, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ काम किया है। और सब जिलों का मुझे नहीं पता, पर मेरे प्रयागराज में उन्होंने काम किया है। तो हालांकि देखा आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र थे जो गिने चुने छात्र थे, उनसे वार्ता करने का प्रयास किया और उनका मूड क्या है और इस क्षेत्र का मूड क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का क्या मूड है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरा पर्सन सृष्टि के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट।